नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं बायोलॉजी की एक बेहतरीन क्लास में। गाइज, आप सभी को पता है हम नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे। 8 क्लास इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। आज ये अंतिम क्लास है और क्लास नंबर है 9। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए नर्वस सिस्टम। हेडिंग क्या लगाना है आपको? नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। गाइज, इस चैप्टर की 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 9वीं क्लास है और मैं आपको बता दूं, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस टॉपिक पर लाने से पहले कुछ डिटेल बता देता हूं, इस चैप्टर के बारे में समझा देता हूं ताकि आप इस क्लास से अच्छे से जुड़ सके। एक्चुअली में होता क्या है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो आपको सोचने, समझने, याद करने की क्षमता देता है और आपके पूरे शरीर को नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने का कार्य करता है। ऐसे तंत्र को ही बेटा हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ऐसे तंत्रिका तंत्र को ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसी तंत्रिका तंत्र की वजह से हम समझ पाते हैं, हम सोच पाते हैं, हम किन चीजों को, हम बहुत सारी चीजों को याद कर पाते हैं। ऐसा तंत्र जो आपको सोचने की, समझने की, स्मृति रखने की और बेटा आपके शरीर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ऐसे तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं यानी कि नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपको चोट लगी पैर में, तुरंत आपके ब्रेन में क्लिक होता है कि हमें ब्रेन पर चोट लगी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन से, आपके पैर से आपके ब्रेन तक जो सूचना आई है वो किसकी सहायता से आई है? गाइस, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है तंत्रिका कोशिका, जो सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। उसी तंत्रिका कोशिका के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। सबसे पहले गाइस, यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तंत्रिका तंत्र से। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट है इससे संबंधित, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद में गाइज इनके भागों से भी आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डेंड्रोन, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन, नीजल्स ग्रेन्यूल्स यानी कि नीजल के कण, नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर का नोड, एक्सोन टर्मिनल, साइनेप्टिक नोब, सिनेप्स गैप। गाइज, इन सभी के बारे में, माइलिन शीथ, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगाना है गाइज? आपको हेडिंग लगाना है न्यूरॉन। क्या लगाना है भैया? न्यूरॉन। न्यूरॉन, इसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, डायग्राम की सहायता से सारी बातें समझेंगे। इस तंत्रिका कोशिका के सारे भागों के बारे में चर्चा करेंगे और उन भागों का कार्य क्या है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में बेटा हम आगे डायग्राम की सहायता से इन चीजों को समझने वाले हैं। देखिए, तंत्रिका कोशिका, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक कोशिका है। ये क्या है? ये एक कोशिका है। तो मैं लिख देता हूं कि यह एक कोशिका है। यह एक कोशिका है। अब ये तो आप सबको पता है, कोशिका वाला चैप्टर आपने पढ़ा है। अगर ये कोशिका है तो कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? तो कोशिका में बेटा केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अंतःपर्दवी जालिका पाया जाता है, गोल्गी बॉडी, गोल्जी काय पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये बहुत सारी चीजें पाई जाती है। तो हम लिख लेते हैं बेटा कि तंत्रिका कोशिका एक कोशिका है और इसमें भैया केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म से जीव द्रव्य या फिर कोशिका द्रव कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है, अंतःपर्दवी जालिका। गोल्जी बॉडी से गोल्जी काय कहा जाता है, राइबोसोम। ये सभी बेटा सेल ऑर्गेनेलिज यानी कि कोशिकाओं उपस्थित होते हैं। क्योंकि मैंने कहा तंत्रिका कोशिका क्या है, एक कोशिका है, और अगर कोशिका है तो उसमें बेटा ये सभी कोशिकाओं उपस्थित होंगे, ये सभी कोशिकाओं उपस्थित होंगे। अब बात आती है कि हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, तो ऐसा माना जाता है बेटा लगभग में हमारे पूरे शरीर में ये 100 बिलियन। अब मैं आपको बता दूं, जब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, जब 100 मिलियन होता है तब जाकर के 1 बिलियन होता है। तो आप सोच सकते हो कि 100 बिलियन यानी कि हमारे शरीर में लगभग में 100 बिलियन के आसपास ये तंत्रिका कोशिका होती है, ये न्यूरॉन्स उपस्थित होते हैं। बात आती है कि इनका आकार कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। अरे भाई कोशिका है, अब इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, इसका आकार अलग अलग तरीके से हो सकता है, इरेगुलर होता है यानी कि अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है कि भैया ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका करती क्या है, इनका कार्य क्या है। भाई ये कुछ काम तो होगा इनका, कि तंत्रिका कोशिकाएं करती क्या है, तो बेटा ये सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। जो सूचनाएं होती है, जो सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करती है, ट्रांसफर करने का कार्य करती है। अगर आपको हाथ में यहां पर चोट लगी, तुरंत आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि आपको हाथ पर चोट लगी है। ये यहाँ के हाथ की जो सूचना है, इन सूचनाओं को यानी कि हाथ पर जो लगी है, यहाँ के जो सिग्नल है, यहाँ की जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को ब्रेन के पास पहुंचाने का कार्य कौन करता है बेटा, ये आपकी तंत्रिका कोशिका करती है, ये आपके न्यूरॉन करता है। मैंने कहा ये सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। यहां तक किसी को कोई परेशानी? मैंने अब तक क्या बताया मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं, वीडियो को एंड तक देखना, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखा तो अब तक मैंने क्या बताया है कि तंत्रिका कोशिका एक कोशिका है। आप सभी को पता है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है बेटा कोशिका। मानव शरीर की नहीं बेटा, सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। और कोशिका जब समूह बना लेता है तो उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तक जब समूह बना लेते हैं तो अंग का निर्माण होता है, अंग जब समूह बना लेते हैं तो तंत्र का निर्माण होता है। तो तंत्र की, या जो तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन, या आप कह सकते हो कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई होती है ये न्यूरॉन, ये तंत्रिका कोशिका। अभी हम आपको उस पर चर्चा करेंगे, पहले देख लीजिए न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, ये एक कोशिका है बेटा। केंद्रक, अब कोशिका है तो इसमें कोशिकांग तो उपस्थित होंगे, तो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका द्रव पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काय और राइबोसोम, ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं। इसकी संख्या लगभग 100 बिलियन होती है, इसका आकार अनिश्चित होता है। फिर मैंने क्या बताया कि इसका कार्य क्या है, तो सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि भैया सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जब कोशिका समूह बना लेती है तो उत्तक का निर्माण होता है, और जब उत्तक समूह बना लेते हैं तो अंग का निर्माण होता है, और जब अंग समूह बना लेते हैं बेटा तो तंत्र का निर्माण होता है, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये विभिन्न तंत्र है, इन सभी का निर्माण बेटा कोशिका से हुआ है। इतनी बात क्लियर? तो ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका है, ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका है, जो न्यूरॉन है, ये मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो न्यूरॉन होता है, ये जो न्यूरॉन है, ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है।
अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। अगर आपसे पूछे कि तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की इकाई, तो भी आंसर आपको क्या देना है, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। ये क्वेश्चन है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन की इकाई यानी कि आपका जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क की इकाई कौन सी है, इस मस्तिष्क की जो इकाई है वो कौन सी है, तो वो तंत्रिका कोशिका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भैया तंत्रिका कोशिका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मस्तिष्क की या तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की व मस्तिष्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो भैया तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है। 5 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, मस्तिष्क की कोशिका न्यूरॉन, मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन, मस्तिष्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं बेटा, यहां से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई क्या? बोलो जल्दी जल्दी बताओ। आ गई या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा देता हूं। अब और समझिए, यहां तक तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और आपके शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। और मैं आपको बता दूं, हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डालता हूं जिसमें बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन होता है, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 4 से 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जरूर आप कम्युनिटी पोस्ट पर उस क्वेश्चन का जवाब दें कमेंट बॉक्स में। और भैया अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वास्तविकता में ये बायोलॉजी पढ़नी है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। और जितने भी अपने दोस्त हैं जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ में, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वास्तविकता में वही कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो भैया अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या करना है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो याद रखना बेटा, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे आप न्यूरॉन कहते हो। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछा जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछा जाए तो याद रखना शुक्राणु है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा जाए तो बेटा अंडाणु है। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो भैया तंत्रिका कोशिका है। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। नोट्स बना लेना भैया, जल्दी से आपको ये सारी बातें कहीं नहीं मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक साथ कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगी बेटा ये सारी चीजें। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो भैया आपको आंसर देना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है भैया? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है?
तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है भैया शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बेटा? तंत्रिका कोशिका। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। जब भी आपके त्वचा पर कोई चोट लगती है तो आपकी त्वचा में घाव होता है। आप देखते हो बेटा 4 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में वो घाव भर जाता है। क्या आपको पता है क्यों भरा है वो घाव? क्योंकि मैंने कहा कि आपका पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है और उन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की प्रोसेस होती है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है? तो कोई कोशिका होती है, मान लीजिए ये कोशिका है, ये अपने आप को डिवाइड करती है और एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर ये कोशिका डिवाइड होगी और अनेक कोशिकाओं का निर्माण करेगी। फिर ये कोशिका डिवाइड होगी और अनेक कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ऐसे ही बेटा लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है और जहां पर आपको चोट लगी है, जहां पर आपको घाव हुआ है, वो घाव बेटा पूर्णतः भर जाएगा। तो यहां से मैं कुछ बातें आपको समझाना चाह रहा हूं। ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, ये जो तंत्रिका कोशिका होती है बेटा, ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है, एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें बेटा कोशिका विभाजन नहीं होता, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। मैंने क्या कहा कि आपकी जो तंत्रिका कोशिका है, यह आपके शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है, इसमें बेटा कोशिका विभाजन नहीं होता, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको इन तंत्रिका कोशिकाओं पर चोट लग गई, मैंने कहा कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? आपकी तंत्रिका कोशिका, यानी कि आपका पूरा ब्रेन इन तंत्रिका कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ होता है। तो अगर आपके ब्रेन पर बेटा चोट लगी तो इन तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होगा, और कोशिका विभाजन नहीं होगा तो बेटा आपके ब्रेन डैमेज हो जाएगा, यानी कि पुनः आपका ब्रेन रिकवर नहीं होगा एक बार डैमेज होने के बाद में। इसलिए कहा जाता है कि भैया जब भी आप बाइक चलाओ तो हेलमेट लगाकर चलाना चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेन की जो कोशिका होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये तंत्रिका कोशिका एक बार डैमेज होने के बाद में भैया दोबारा रिकवर नहीं होती है, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। तो आप कह सकते हो कि तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए इनमें जो पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, जो पुनर्निर्माण की क्षमता होती है बेटा, वो पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। यानी कि भैया इनका पुनर्निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। अगर किसी ने आपके सिर पर डंडा मारा तो आपकी स्किन डैमेज हुई, तो इसका भैया पुनः रिकवर हो जाएगी, ये तो पुनः आपकी स्किन सही हो जाएगी। अगर हड्डी टूटी तो हड्डी भी दोबारा सही हो सकती है। आपके ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस जो मेम्ब्रेन है, अगर उस पर चोट आए तो वो भी रिकवर हो सकती है, लेकिन अगर आपके ब्रेन पर भैया चोट लगी पुनः रिकवर नहीं होगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो बना होता है वो इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं पाई जाती है, यानी कि इनका दोबारा निर्माण नहीं होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो भैया हमारे शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, यानी कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है? तो आपने लीवर के बारे में सुना होगा, आपके यकृत के बारे में सुना होगा। इस यकृत में बेटा हिपेटिक सेल पाई जाती है, हिपेटिक सेल पाई जाती है, और इस हिपेटिक सेल में जो कोशिका विभाजन होता है वो सर्वाधिक होता है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी में कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है। इसलिए भैया इसमें जो पुनर्निर्माण की क्षमता है, इसलिए इनमें जो पुनर्निर्माण की क्षमता है वो पुनर्निर्माण की क्षमता बेटा सर्वाधिक होती है। इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता भैया सर्वाधिक होती है। इसलिए डॉक्टरों का कहना है कि जो लीवर होता है उस लीवर को हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं, प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 100% है तो 100 में से 60% हम भैया लीवर का डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हिपेटिक सेल पाई जाती है, लीवर में पाई जाने वाले जो हिपेटिक कोशिका है उनमें कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है। अगर इसमें कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होगा तो भैया इनका निर्माण भी सबसे ज्यादा होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि इनमें पुनर्निर्माण की क्षमता सर्वाधिक होती है।
तो 20 मिनट में ये कुछ फैक्ट थे भैया न्यूरॉन के, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद करना अति आवश्यक है। अब बेटा मैं एक डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम की सहायता से हम न्यूरॉन के भागों के बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो को छोड़कर मत जाना, मजा आएगा, बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि डेंड्रोन क्या है, डेंड्राइट क्या है, सेल बॉडी क्या है, साइटोन क्या है, एक्सोन क्या है, निजल्स ग्रेन्यूल्स क्या है, नोड ऑफ रेनबियर क्या है, साइनेप्टिक नोब क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं बेटा, माइलिन शीथ क्या है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में, इन सभी का कार्य क्या है उनके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट भैया? ओके, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के सचित्र वर्णन के बारे में। यानी कि तंत्रिका कोशिका का ये डायग्राम है, इसके पार्टों के अभी नाम लिखूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दो चीजों के बारे में देखना है। देखिए, आपकी जो तंत्रिका कोशिका है, जो न्यूरॉन है, इसके बेटा मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है भैया इसका हेड पार्ट। हेड पार्ट का मतलब होता है सिर वाला भाग, और जो सिर वाला भाग होता है बेटा उसे कहा जाता है साइटोन। उसे क्या कहा जाता है? उसे साइटोन कहा जाता है। और दूसरा होता है भैया टेल, यानी कि पूंछ वाला पार्ट, जिसे कहा जाता है भैया एक्सोन। ओके, तो इन दोनों के बारे में समझते हैं। यह तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, और इस तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है बेटा? सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो आपको ये जो आगे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा वाला पार्ट होता है बेटा हेड पार्ट। ये तंत्रिका कोशिका का हेड पार्ट है और इसे कहा जाता है साइटोन। अब सबसे पहले इस साइटोन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। कहने का मतलब बेटा इस साइटोन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब साइटोन में होता क्या है? तो सबसे पहले आप देख सकते हो बेटा, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो शाखाएं निकली हुई होती है, ये जो शाखाएं निकली हुई होती है, इन शाखाओं को कहा जाता है डेंड्रोन। क्या कहा जाता है? डेंड्रोन। और ये डेंड्रोन भी बेटा आगे जाके ऐसे शाखाओं में बटी हुई होती है, यानी कि छोटी छोटी शाखाओं में, या आप कह सकते हो उप शाखाओं में बटी हुई होती है। तो डेंड्रोन विभाजित होता है बेटा डेंड्राइट में। किसमें? डेंड्राइट में। अब ये जो डेंड्राइट होती है, ये डेंड्राइट, ये सबसे पहले सूचनाओं को ग्रहण करती है। ये सबसे पहले, मैंने कहा ना कि इस तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है? सूचनाओं को ट्रांसफर करने का। तो ये सबसे पहले सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। कौन? डेंड्राइट। डेंड्राइट से डेंड्रोन में जाएगा। अब इस डेंड्रोन से बेटा इस साइटोन वाले पार्ट में, यानी कि सिर वाले पार्ट में, ये सूचनाएं आ जाती है। इतनी बात क्लियर है? इसके बीचों बीच में ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या होता है? ये होता है भैया न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ये क्या होता है बेटा? केंद्रक होता है। और इस केंद्रक के चारों ओर बेटा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कोशिका द्रव। क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। तो यहां पर ही पाया जाता है बेटा कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव में बेटा बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में नाम लिखवाया था। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काय, है कि नहीं है, राइबोसोम, बहुत सारे होते हैं, लाइसोसोम। ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स बेटा कहाँ उपस्थित होते हैं? इसी कोशिका द्रव में, यानी कि कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है वो होता है बेटा कोशिका द्रव। इतनी बात क्लियर है? तो केंद्रक हो गया, केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव भरा रहता है। और ये जो कोशिका द्रव और जो केंद्रक द्रव होता है, ये दोनों मिलकर के, कहने का मतलब अगर हम ये जो शाखाएं निकली हुई होती है, इन शाखाओं को हटा दे तो बेटा यहाँ पर आपको सेल बॉडी दिखाई देती है।
कोशिका काय यानी कि कोशिका का शरीर दिखाई देता है। तो बेटा ये जो पूरा पार्ट होता है ये सेल बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल बॉडी, कोशिका काय कहलाता है। ध्यान से समझने, एक भी चीज मिस हो गई ना तो फिर दोबारा ढूंढते फिरोगे। इसे कोशिका काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका काय। इतनी बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बेटा इसी कोशिका ध्रुव में यानी कि इसी तंत्रिका कोशिका के ये जो हेड वाला पार्ट होता है, सिर वाला भाग होता है, इसमें बेटा छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं भैया? छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं और इन ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है निजल्स ग्रेन्यूल्स। निजल्स ग्रेन्यूल्स यानी कि निजल्स के कण, इन्हें कहा जाता है निजल्स के कण। और ये निजल्स के कण बेटा क्या करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये निजल्स के कण प्रोटीन का निर्माण व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो भैया ये क्या करते हैं? ये निजल्स के कण क्या करते हैं? मैं इसे मिटा दूं क्या? मिटा देता हूं। हेड वाला पार्ट साइटोन और टेल वाला पार्ट एक्सोन कहलाता है। अब इस निजल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये निजल्स ग्रेन्यूल क्या करते क्या है भैया? तो निजल्स जो ग्रेन्यूल होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण वह संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन का निर्माण करता है, वह संश्लेषण करता है। कौन? निजल के कण। और ये जो निजल्स के कण होते हैं बेटा, जो प्रोटीन का निर्माण व संश्लेषण करने का कार्य करता है, ये सूचनाओं को ऊर्जा देने का कार्य करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निजल्स के कणों का मुख्य कार्य क्या है, तो ये सूचनाओं को ऊर्जा देने का कार्य करता है। ऊर्जा देने का कार्य करता है। अरे भैया इन तंत्रिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? सूचनाओं को ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले डेंड्राइट ने सूचनाओं को ग्रहण किया। डेंड्रोन की सहायता से इसी हेड वाले पार्ट यानी कि इस तंत्रिका कोशिका का ये जो सिर वाला भाग है साइटोन, इसमें ये कौन आए? ये सूचनाएं आई। और सूचना ये तंत्रिका कोशिका वाले का जो तंत्रिका कोशिका होती, इस तंत्रिका कोशिका का जो साइटोन वाला पार्ट है, इसमें निजल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में और संश्लेषण में सहायक होते हैं। और ये बेटा आप सूचनाओं को क्या देंगे? ऊर्जा देंगे, ताकि सूचना आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इन निजल्स ग्रेन्यूल्स को क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका का राइबोसोम कहा जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तंत्रिका कोशिका का राइबोसोम किसे कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका का राइबोसोम किसे कहा जाता है? राइबोसोम किसे कहा जाता है? तो बेटा इस निजल्स ग्रेन्यूल्स को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं, उन राइबोसोम का कार्य भी क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन मेकिंग व सिंथेसिस का कार्य करते हैं कौन? राइबोसोम। तो यहाँ पर भैया प्रोटीन के निर्माण में और संश्लेषण में सहायक कौन है? तो निजल्स ग्रेन्यूल्स यानी कि निजल के कण बेटा, जो प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं और प्रोटीन का संश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए इसे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का राइबोसोम कहा जाता है। और इस सूचनाओं को ऊर्जा देने का कार्य भी करता है। यहाँ तक कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये बेटा आपका साइटोन यानी कि तंत्रिका कोशिका का सिर वाला भाग कंप्लीट हो गया। फिर आप देख सकते हो कि आपको एक बेलनाकार एक नली दिखाई देती है, यहां से लेकर के यहां तक। ये पार्ट होता है बेटा टेल पार्ट, यानी कि तंत्रिका कोशिका का पूंछ वाला भाग। इतनी बात क्लियर है? ये पूंछ वाला भाग होता है, इसे कहते हैं हम एक्सोन। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। और इस एक्सोन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक परत पाई जाती है इस तरीके से। एक मोटी सी चर्बी युक्त एक परत होती है बेटा, और इस परत को कहा जाता है माइलिन शीथ। इस परत को क्या कहा जाता है? इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। इसको कहा जाता है भैया माइलिन शीथ। क्या कहा जाता है? माइलिन शीथ कहा जाता है। और इसी माइलिन शीथ में बेटा आपको स्वान सेल दिखाई देती है। कौन सी? स्वान सेल। कौन सी कोशिका? स्वान कोशिका, स्वान सेल।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि श्वान कोशिका का संबंध निम्न में से किस कोशिका से है, तो तंत्रिका कोशिका से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या याद करना है, आपको ये याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका में श्वान कोशिका पाई जाती है, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में श्वान सेल पाई जाती है। श्वान सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका में कौन सी कोशिका पाई जाती है, श्वान सेल पाई जाती है। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया श्वान सेल का संबंध निम्न में से किससे है, तो आपको आंसर देना है न्यूरॉन से है या फिर तंत्रिका कोशिका से। इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बेटा याद रखना, ये जो माइलिन शीथ है इसका आवरण यानी कि जहां जहां से टूटी हुई होती है, जहां जहां से ये टूटी हुई होती है, जहां जहां से टूटी हुई होती है वहां पर होता है नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर यानी कि रेनवियर का नोड। और ये रेनवियर का नोड क्या करता है बेटा, सूचनाओं को स्पीड देने का कार्य करता है, सूचनाओं को स्पीड देने का कार्य करता है। सूचनाओं को स्पीड देने का कार्य कौन करता है बेटा, ये नोड ऑफ रेनवियर। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले सूचनाओं को डेंड्राइट ने ग्रहण किया, डेंड्राइट से डेंड्रोन में गया और डेंड्रोन से होता हुआ तंत्रिका कोशिका का जो सिर वाला भाग है यानी कि साइटोन है, इसमें सूचना पहुंची। इस साइटोन वाले भाग में बेटा निजल्स ग्रेन्यूल्स थे, यानी निजल के कण थे जो प्रोटीन का निर्माण व संश्लेषण में सहायक थे और इन्होंने सूचनाओं को ऊर्जा दी, जिससे भैया ये सूचनाएं आगे बढ़ी। अब ये साइटोन से सूचना कहाँ जाती है बेटा, तंत्रिका कोशिका के ये जो एक्सोन वाला भाग है जो आपको बेलनाकार नली के समान दिखाई देता है, इसमें जाती है। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें बीच बीच में यहाँ पर बेटा कुछ इस तरीके से नोड दिखाई देते हैं आपको, जिन्हें कहा जाता है नेड ऑफ रेनवियर। और ये नोड क्या करते हैं बेटा, इन सूचनाओं को स्पीड देने का कार्य करते हैं, इन सूचनाओं को स्पीड देने का कार्य करते हैं, जिससे ताकि ये सूचनाएं आगे जा सके। फिर आगे जा करके बेटा आप देखते हो कि ये एक्सोन वाला पार्ट जहां खत्म होता है उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है एक्सोन का जो अंतिम भाग, एक्सोन का जो अंतिम भाग होता है, एक्सोन का अंतिम भाग तो नहीं कह सकते लेकिन आप कह सकते हो कि तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम भाग होता है वो होता है एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, जहां पर बेटा तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम भाग शाखाएं दिखाई देती है आपको, उसे कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल। और एक्सोन टर्मिनल में आपको ये जो शाखाएं होती हैं, इन शाखाओं के अंत में बेटा साइनेप्टिक नोब होती है। ये जो नोब होती है इन्हें कहा जाता है साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब। और इस साइनेप्टिक नोब में क्या भरा हुआ होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर एक पदार्थ होता है वो भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर एक पदार्थ होता है, ये भरा हुआ होता है, जिसकी सहायता से सूचनाएं, जिसकी सहायता से, मैं थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, जिसकी सहायता से बेटा सूचनाएं भैया दूसरे न्यूरॉन तक आसानी से पहुंच सके। अब ये जो अंतिम साइनेप्टिक नोब है, इससे बेटा दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक न्यूरॉन ये है, इसके पीछे एक और न्यूरॉन होगा, फिर उसके पीछे एक और न्यूरॉन होगा, फिर उसके पीछे एक और न्यूरॉन होगा। इस तरीके से बेटा लगातार इन न्यूरॉन से होती हुई, इन तंत्रिका कोशिकाओं से होती हुई बेटा सूचनाएं जो होती है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। जब भी तो आपको हाथ पर चोट लगती है तो तुरंत आपके ब्रेन में सिग्नल पहुंच जाता है। किसकी सहायता से पहुंचता है, इन न्यूरॉन की सहायता से, इन तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से। मैंने कहा है तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होती है, लगभग 100 बिलियन के आसपास होती है। और मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे कि मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, डायग्राम की सहायता से अच्छे से बना देता हूं। चलो, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है मैं यहां पर लिख देता हूं नोट लगा करके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो साइनेप्टिक नोब के आगे भी बेटा एक गैप होता, एक एरिया होता है जिसे कहा जाता है सिनेप्स गैप्स। तो दो न्यूरॉन का बीच का गैप, दो न्यूरॉन के बीच का गैप, बीच का स्थान क्या कहलाता है भैया, सिनेप्स गैप कहलाता है। क्या कहलाता है, सिनेप्स गैप कहलाता है। और इस सिनेप्स गैप्स के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है।
कि भैया सिनेप्स गैप क्या है, तो भैया दो न्यूरॉन के बीच का जो रिक्त स्थान होता है जहां पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं उस जगह को कहा जाता है सिनेप्स गैप। जैसे मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है पूरा यहां तक, अब इसके जस्ट पीछे एक और न्यूरॉन होता है। अब इस न्यूरॉन का तो अंतिम वाला भाग और दूसरे न्यूरॉन का जो प्राथमिक भाग होता है यानी कि ये साइटोन वाला भाग होता है, ये जिस जगह पर आपस में जुड़ते हैं उस जगह को कहा जाता है बेटा सिनेप्स गैप। तो बोलो, ये हो गया भैया आपका पूरा तंत्रिका कोशिका, पूरा डायग्राम की सहायता से बेटा मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने ये 12 से 15 मिनट अगर बेटा ध्यान से सुना है, अगर आपने 12 से 15 मिनट ध्यान से सुना है तो बेटा आशा करता हूं कि आपको 1% भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर भटकाया होगा तो 100 में से 100% गारंटी है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अभी मुझे आप गाली देके भगोगे यहाँ से, इसलिए एक बार और रिवीजन करवाता हूं और भैया वीडियो को ध्यान से देखो अगर आपको पढ़ना है तो, क्योंकि बेटा मैंने इस तंत्रिका कोशिका का एक सिंगल पार्ट भी नहीं छोड़ा है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। बहुत सारे पुस्तकों में देख लेना, इसके आधे ही पार्ट होते हैं जिनके बारे में कोई आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराता ही नहीं है। मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर नहीं बेटा, जैसे कि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो उस आधार पर, क्लास 10th में भी भैया ये पूरी चीजें नहीं है। क्लास 10th की किताब भी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको अभी बताता हूं। ये देखो क्लास 10th ये मेरे पास पड़ी हुई है, इसमें भी ये सारी चीजें नहीं है बेटा, इसमें भी ये सारी चीजें नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो क्लास 10th की बुक उठाकर देख लेना भैया, मैं आपके लिए पता नहीं कहां से सिलेबस ढूंढ कर लेके आता हूं। इतनी सारी चीजें जो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए भैया 1% नहीं छूटेगा। अगर आप ये पूरा तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ लीजिए भैया, यानी कि मेरी क्लास पढ़ लीजिए और उसके बाद में कोई सी भी एग्जाम का सिंगल क्वेश्चन भी अगर आप मुझे बता दे कि भैया यहां से कोई क्वेश्चन आया है तो मेरी गारंटी है। एक बार और रिवीजन करवाता हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतने अच्छे से समझ में नहीं आती बेटा। मैंने क्या कहा कि तंत्रिका कोशिका होती है, सूचनाओं को क्या करती है भैया, सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। डायग्राम के बारे में समझते हैं, कुछ इस तरीके से आपकी तंत्रिका कोशिका दिखाई देती है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th से पहले भी बेटे तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में। देखिए तंत्रिका कोशिका के मुख्य रूप से वैसे तो 3 भाग होते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसके 2 भाग होते हैं, एक सिर वाला भाग होता है और एक पूंछ वाला भाग होता है। जो सिर वाला भाग होता है उसे साइटोन कहा जाता है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है बेटा यहां से लेकर के यहां तक, ये साइटोन वाला भाग है। इसमें ये जो शाखाएं निकली हुई होती है इन्हें कहा जाता है डेंड्रोन, और डेंड्रोन भी आगे जाकर के उप शाखाओं में विभाजित होता है जिन्हें डेंड्राइट कहा जाता है, सबसे पहले सूचनाओं को ग्रहण करता है। इतनी बात क्लियर। इसी साइटोन वाले भाग में बीचों बीच में बेटा केंद्रक उपस्थित होता है, और केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव भरा रहता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, डीएनए और भी बहुत सारी चीजें उपस्थित होती है, उनके बारे में आपको डिटेल में जानना नहीं है। इतनी बात क्लियर, किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। बेटा मैं आपको बता दूं, इसी कोशिका द्रव में नीजल्स ग्रेन्यूल्स भी उपस्थित होते हैं, यानी कि नीजल के कण भी उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में और संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसलिए बेटा इन्हें तंत्रिका कोशिका का राइबोसोम कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि न्यूरॉन का राइबोसोम किसे कहा जाता है, तो बेटा इन्हीं नीजल्स जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, नीजल के जो कण होते हैं, इन्हीं नीजल के कण को कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये प्रोटीन के निर्माण में और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक यही कार्य राइबोसोम का होता है, इसलिए इन्हें हम न्यूरॉन का राइबोसोम कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। और ये सूचनाओं को ऊर्जा देने का कार्य करता है। ये नीजल्स के जो कण होते हैं बेटा, ये सूचनाओं को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। सूचनाओं को ग्रहण किया किसने, डेंड्राइट ने, डेंड्रोन की सहायता से साइटोन वाले पार्ट में। साइटोन वाले पार्ट में क्या है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स है, जिन्होंने बेटा नीजल के कण है जिन्होंने सूचनाओं को क्या दी, ऊर्जा दी। इतनी बात क्लियर है। अब साइटोन वाले पार्ट से बेटा ये सूचनाएं कहां जाती है, इस तंत्रिका कोशिका के पूंछ वाले भाग में, यानी कि टेल पार्ट में, यानी जिसे आप एक्सोन कहते हो। इस एक्सोन वाले पार्ट जो होता है, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं बेटा, नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोड होते हैं।
जो सूचनाओं को स्पीड देने का कार्य करते हैं। और इस एक्सोन वाले पार्ट के ऊपर एक मोटी सी परत होती है बेटा, जिन्हें आप माइलिन शीट कहते हो। और इसी माइलिन शीट में श्वान कोशिका पाई जाती है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वान कोशिका का संबंध निम्न में से किससे है, तो आंसर करके आ जाना न्यूरॉन से है, तंत्रिका कोशिका से। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। तो तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम वाला भाग है, जो शाखा वाला भाग दिखाई देता है, इसे एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। जहां पर खत्म होता है उसे टर्मिनल वाला पार्ट कहा जाता है, यानी कि एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। आप देखोगे तो इस ब्रांच के अंत में बेटा आपको कुछ नोब, यानी कि कुछ नोब के समान एक संरचना दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है साइनेप्टिक नोब, जिसे कहा जाता है साइनेप्टिक नोब। और इस साइनेप्टिक नोब होती है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरा हुआ रहता है, जो सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में सहायक होता है। और इस न्यूरॉन का तो ये अंतिम भाग, यानी कि एक्सोन टर्मिनल, और दूसरा वाला भाग जुड़ेगा तो बेटा उसको सूचनाओं को ग्रहण कौन करेगा? दूसरे न्यूरॉन का। ये डेंड्राइट वाला भाग है तो सूचनाओं को ग्रहण करेगा। तो इस न्यूरॉन का तो अंतिम भाग और दूसरे न्यूरॉन का पहला भाग, यानी कि सिर वाला भाग, आपस में जिस जगह पर जुड़ते हैं बेटा, उन्हें कहा जाता है, दो न्यूरॉन के बीच का स्थान कहा जाता है साइनेप्स गैप, साइनेप्स क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपका पूरा तंत्रिका कोशिका की संरचना है। आशा करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को दोबारा देख लेना। आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको पूरा 100 में से 100% समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, आप पूछ सकते हो। जिस भी भाई ने ये 40 मिनट की क्लास देखी है, मैं वादा करता हूं कि उसको सारी की सारी समझ तंत्रिका कोशिका से संबंधित आ गई होगी, यानी कि कोई भी डाउट उस व्यक्ति को तंत्रिका कोशिका से नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है बेटा, आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहां तो कोई परेशानी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया, नोट्स बना लीजिए। ओके भैया, अब मैं आपको बता दूं, कल से हम ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम मैं आपको बता देता हूं, शाम को रोज 7 बजे क्लास आया करेगी भैया ह्यूमन डिसीज की। शाम को रोज 7 बजे ह्यूमन डिसीज की रोज क्लास आया करेगी। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप सभी को पता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ह्यूमन डिसीज यानी कि मानव रोग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भैया अब की बार हमने तय कर लिया है कि हर रोज शाम 7 बजे इसका सोपड़ा साफ कर देंगे। वीडियो को देखना मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने पहले करवा रखे हैं। अगर आपको और करवाने हैं, अगर नए सिरे से और अगर आपको चाहिए क्वेश्चन इससे संबंधित, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन पहले हम भैया ह्यूमन डिसीज यानी कि मानव रोग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम। वो सब्सक्राइब कर लेना भैया। बाय बाय।